बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मॉडल पेपर 1 हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो पेपर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? यस, यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। हम सेक्शन 4 जो होता है पार्ट बी वो सॉल्व करते हैं हमेशा, है ना? एक और बात, वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत कारगर होंगी, यानी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपको। ठीक है, पहली बात, इस क्वेश्चन पेपर के ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ओरल समझाने से आप उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, उनको मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, अलग से वीडियो बनाया है। जैसे प्रश्न है शब्दकोश क्रम में लिखिए, है ना? शब्दकोश क्रम मैं यहाँ नहीं समझा पाऊंगी आपको, तो इसलिए मैंने उसका अलग वीडियो बनाया है। उपसर्ग है, यानी मूल शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग क्या है, उनको किस तरह से मूल शब्द को अलग करना चाहिए, इसका छोटे छोटे वीडियोस हैं ये। इन वीडियोस को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न पत्र भले 10वीं कक्षा का है, लेकिन ये क्लास 9th के लिए भी उतना ही उपयोगी है, उतना ही यूजफुल है जितना कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स को। क्योंकि एग्जाम में देखिए, जिन टॉपिक्स पर, जिन विषयों पर क्लास 10th के लिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेम वही टॉपिक्स पर क्लास 9th के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? तो इसलिए मैं क्लास 9th स्टूडेंट्स को स्पेशली यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो को ध्यान से देखें और आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो सके। ठीक है, और अंत में तीसरी बात यह है कि हर हफ्ते, हर सप्ताह, हर वीक 1 से 2 मॉडल पेपर हम जरूर अपलोड करेंगे, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करके आएगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, और आप वो वीडियो देख सकें और उससे आपको सहायता, मदद हो सके। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं और देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर सामने दिए हुए कोष्टक में लिखिए। कोष्टक यानी ब्रैकेट। यहाँ पर जो विकल्प यानी ऑप्शंस जो दिए गए हैं, उनमें से जो सही विकल्प है, ऑप्शन है, वो आपको चुनकर यहाँ पर कोष्टक ब्रैकेट में लिखना रहेगा। तो पहला प्रश्न क्या है? जैसे छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसे ही बुद्धिमानी की करते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि वाक्य में अधिकतर शब्द हैं, यानी ऐसे कौन से शब्द हैं जो ज्यादा प्रयोग हुए हैं वाक्य में। क्या वो सर्वनाम है जो ज्यादा प्रयोग हुए हैं? ज्यादा अगर प्रयोग हुए हैं कौन कौन से? देखिए, छोटी छोटी, बड़े बड़े, है ना, मोटे मोटे, हाँ, झूम झूम कर, ये शब्द हैं। क्या ये सर्वनाम हो सकते हैं? सर्वनाम नहीं है ये, है ना। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, तुम, कौन, है ना, कुछ, ये सर्वनाम होते हैं। क्या ये क्रिया विशेषण है? ये क्या क्रिया की विशेषता बता रहे हैं? ये नहीं बता रहे हैं। छोटे छोटे आंख, आंख तो कोई काम नहीं है, ये क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, है ना, ये तो विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण भी गलत है। फिर बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा है ये, नहीं, इसमें तो कोई भाव छिपा नहीं है। भाववाचक, मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी, जो मैंने 2022 का जो मॉडल पेपर था वो जो सॉल्व किया मैंने, उसमें समझाया था कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे बच्चा है, बच्चे में क्या भाव छुपा रहता है कि बचपन, बूढ़ा है, बूढ़े में बुढ़ापा, मीठा है, मीठे में मीठा से भाववाचक है। तो बचा क्या यहाँ पर अब? युग्म शब्द। कौन सा बचा? युग्म शब्द।
तो सही आंसर क्या होगा हमारा? युग्म शब्द। लेकिन युग्म शब्द होते क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको जल्दी से जानकारी दे रही हूँ। देखिए, तो युग्म शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों को जोड़ियों में लिखा जाता है या जोड़ियों में बोला जाता है ना, जिनके अर्थ एक ही हो या विपरीत अर्थ हो, लेकिन हम बातचीत करते हो या लिखने में हो, उनको जोड़ियों में बोलते हैं, जोड़ियों में लिखते हैं, तो ऐसे शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। युग्म शब्द में भी देखिए समानार्थ युग्म शब्द अगर हैं तो कैसे रहते हैं वो? जूता, चप्पल, धन, दौलत, नाच, गाना। इनके अर्थ भले अलग अलग हो, ठीक है, अर्थ थोड़ा अलग अलग है, जूता अलग होता है, चप्पल अलग होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जैसे मंदिर के बाहर जूते चप्पल छोड़े जाते हैं, उसके पास धन दौलत है ना, तो या हमें धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या कहलाता है? समानार्थ युग्म शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है सार्थक और निरर्थक युग्म शब्द, है ना। सार्थक और निरर्थक युग्म शब्द यानी जो सार्थक मीनिंगफुल वर्ड होते हैं, निरर्थक यानी मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे रोटी शोटी, पानी वानी, खाना वाना। पानी का तो अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं है, और खाना का अर्थ है, वाना का कोई अर्थ नहीं है ना। रोटी शोटी, रोटी का अर्थ है। तो ऐसे शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं जो सार्थक होता है एक शब्द निरर्थक होता है, ये भी युग्म शब्द कहलाते हैं। और दूसरा आता है पुनरुक्त युग्म शब्द होता है, यानी पुनः यानी फिर से, उक्त यानी बोलना, यानी एक ही शब्द को हम दो बार दोहराते हैं। जैसे देखो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे यानी धीरे, एक शब्द को दो बार कह रहे हैं हम। धीरे धीरे चलो, वह जल्दी जल्दी आ रहा है ना। भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक ही शब्द को बार बार हम यानी दो बार दोहरा रहे हैं, ऐसे शब्दों को भी हम क्या कहते हैं? पुनरुक्त युग्म शब्द कहते हैं। चौथा आता है विपरीतार्थक युग्म शब्द, यानी जो विलोम अर्थ रखते हो, जैसे जमीन आसमान, आजकल, है ना, सुबह शाम। दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हुए भी एक साथ इनका प्रयोग हो रहा है ना। जैसे दोनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे, है ना, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे, मेरे आगे पीछे मत रहो, है ना। तो इस तरह से जो विलोम अर्थ भी रखते हैं और जोड़ी में इनका प्रयोग हो रहा है, तो ये भी युग्म शब्द में ही गिने जाते हैं। ये 5 प्रकार के युग्म शब्द हैं जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन बी, युग्म शब्द, क्योंकि छोटी छोटी, बड़े बड़े, मोटे मोटे, है ना, इस तरह से। हाथ पैर, देखिए अभी मैंने जो समझाया, हाँ, झूम झूम, झूम झूम कर, तो इस तरह से ऐसे शब्दों को हम कहते हैं युग्म शब्द। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, है ना, रेखांकित शब्द क्या है? रियल, क्या ये तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है? इससे पहले भी मैंने समझाया था आपको कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। तत् यानी उसके, सम यानी समान, उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या है? तद उससे, भव उद्भव होना, जन्म लेना, उससे सृष्टि होना, है ना, यानी उससे सृष्टि हुए हैं। ये तत्सम के शब्दों से जिनको जो जन्म लिए हैं, जिनको हम हिंदी भाषा में थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके प्रयोग करते हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए तत्सम में अगर हम ले एक उदाहरण कान्हा, तो हम तद्भव में क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। तत्सम में अगर ग्राम कहें तो हम तद्भव में क्या कहेंगे? गांव कहते हैं। तत्सम में भ्राता तो हिंदी में या तद्भव में भाई कहते हैं, है ना, इसकी जानकारी रहना। तो रियल क्या तत्सम है, संस्कृत का शब्द है ये, या तद्भव है, या उससे जन्मा हुआ शब्द है? नहीं, ठीक है। देशी शब्द है क्या ये? देशज भी वही शब्द होते हैं ना जो भिन्न क्षेत्रों की
जो बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हुए हैं और हिंदी भाषा में अभी वो प्रयुक्त हो रहे हैं, वैसे शब्द होते हैं। जैसे झटपट हो, खिड़की है, थैला, चटपट, है ना। यानी क्षेत्रीय भाषा, वहां वहां के लोग अपनी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करें, होते होते आज वो क्या हो गए, वो प्रचलन में आ गए वो शब्द, और देशी शब्द कहलाए। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेश के हैं, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग होकर वो भारत के शब्द बनकर रह गए हैं अभी, है ना। वो विदेशी शब्द होते हैं, चाहे वो अरबी के हों, फारसी हों, तुर्की है, पुर्तगाली है, अंग्रेजी है, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, इनको विदेशी शब्द कहते हैं, जो विदेश से आए हैं, है ना। लेकिन हम भारत में उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब बताइए रियल कैसा शब्द हो गया? यस, रियल कैसा शब्द है? तो ये है विदेशी शब्द, है ना। तो दूसरा प्रश्न जो है उसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी, विदेशी शब्द। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। पिताजी के जीवन की धुरी थी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ डैश बनकर जीना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? सही वर्तनी पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, सही वर्तनी। तो क्या होना चाहिए? देखिए वशिष्ठ दिया है, विशिष्ट है, विशिष्ट है यहाँ पर, और उसके बाद है डी ऑप्शन विशिष्ट, विशिष्ट दिया है यहाँ पर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्तनी यानी स्पेलिंग्स। बहुत बार है ना आपको स्पेलिंग मिस्टेक करके ऐसे शब्द दिए गए रहते हैं, आपको उन ऑप्शन में सही वर्तनी, सही स्पेलिंग का जो शब्द होता है उसको आप चुनकर कोष्टक में लिखना रहता है। तो यहाँ पर सही स्पेलिंग वाला कौन सा हो गया? यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, विशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में रेखांकित शब्द का प्रचलित रूप क्या है? देखिए प्रचलित यानी अभी तो हम वन नहीं कह रहे हैं, है ना, वन नहीं कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अधिकतर वन कहते हैं, जंगल को वन कहा जाता है ना, वन नहीं कह रहे हैं। तो प्रचलन कुछ ऐसे शब्द जो प्राचीन काल में अलग तरह से बोला जाता था, यानी वन है तो वन कहा जा रहा है, लेकिन अभी प्रचलन में, प्रेजेंट, अभी इस समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रचलन में रहने वाले शब्द कहते हैं। तो आजकल वन को हम क्या कहते हैं? वन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर डी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है? रेखांकित शब्द में क्या पूछ रहा है? भिन्नार्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भिन्नार्थ। जब भिन्नार्थ क्या होते हैं? देखिए ऐसे शब्द हैं जिनमें शब्द एक रहता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ में हम बदलाव करते हैं या बदलाव आता है। ठीक है, यानी एक ही शब्द रहता है लेकिन अर्थ अलग अलग देता है। जैसे अगर मैं एक शब्द लूं कुल, कुल का भिन्नार्थ हम क्या क्या किस किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं? कुल। वंश, वंश के लिए भी हम कुल कहते हैं। सब यानी टोटल, तुम्हें कुल कितने अंक मिले हैं, तुम्हें कुल कितने अंक मिले हैं, यानी टोटल, इसके लिए भी कहते हैं। जाति के लिए भी प्रयोग होता है कुल, यानी देखिए कुल एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग अर्थ है ना। हार, हार अगर ले हम, हार पराजय को भी कहते हैं, है ना, हार जाना, उससे उसकी पराजय हो गई, है ना, हार गया। और गले का हार भी होता है ना, दो अर्थ दे रहा है, पराजय यानी हार हो गया, पराजय। एक और हार क्या है? गले का हार है ना, फूलों की माला को भी हम हार कहते हैं, है ना। इस तरह से एक ही शब्द होता है लेकिन अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। भिन्न का अर्थ ही है अलग, भिन्न यानी अलग। तो अब यहाँ पर का क्या अर्थ हो सकता है? भिन्न अर्थ क्या होते हैं? दो दो अर्थ दिए हैं यहाँ पर, क्या हो सकता है? देखिए पक्षी, पानी, पानी को तो हम नहीं कहते, पर नहीं कहते हैं। दूध, पानी, पर नहीं कहा जाता। शब्द, गीत, ये भी नहीं है। किंतु पंख, है ना, तुम वहां जाओ पर वो नहीं जाएगा, पर वह नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया किंतु, है ना। दूसरा क्या होता है? मोर के पंख,
बहुत सुंदर होते हैं, मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, दो अर्थ दे रहा है, ये होता है भिन्नार्थ। तो सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। का छति लाभु जून धनु तोरो, देखा राम नयन के भोरों, है ना। नयन के पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अब पर्यायवाची शब्द क्या होता है, समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं, समान अर्थ रखते हैं ये। यानी एक चीज को हम अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, जैसे अरण्य है, जैसे जंगल है, जंगल को हम क्या कहते हैं, कानन भी कहते हैं। कानन यानी भी जंगल, अरण्य यानी भी जंगल, है ना। यानी जंगल का चित्र ही हमारे मस्तिष्क में आता है। अगर हम अरण्य कहें तो कुछ और दिखाई नहीं देगा हमें, कुछ किसी और चीज के बारे में हम नहीं सोचेंगे, है ना, जंगल के बारे में ही सोचेंगे। यानी एक ही चीज है अलग अलग नाम से। जैसे अहंकार लीजिए, अहंकार गर्व कहेंगे, अहंकार ही है। घमंड कहेंगे, अभिमान कहेंगे, उस लड़के में बहुत अहंकार है, उस लड़के में बहुत अभिमान है उसको, या वह लड़का बहुत घमंडी है, उसमें बहुत घमंड है ना। देखिए एक ही शब्द है मगर अलग अलग नाम से हम कह रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो अब नयन पूछ रहा है, तो नयन का क्या होगा यहाँ पर, चक्षु और दृग, ये है सही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कश्मीर की सुंदरता दर्शनीय है, रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश है। अब यहाँ पर वाक्यांश का क्या अर्थ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग करके हम भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, है ना। जैसे देखिए अभी मैं एक शब्द यहाँ पर अगर लूं, जैसे निकम्मा, ठीक है। निकम्मा का अर्थ क्या होता है, जो कर्म ना करता हो, जो काम ना करता हो। मैं ये नहीं कहूंगी वो लड़का देखो काम नहीं करता है, इतना ना कहकर मैं एक ही शब्द में क्या कह दूंगी, वो लड़का बहुत निकम्मा है ना, वो बहुत निकम्मा है। निकम्मा ने कोई काम नहीं करता है। देखिए एक ही शब्द में मैंने कह दिया। या फिर मैं कहूं अंधविश्वास लीजिए, है ना, बिना विचार किए विश्वास करना। हम इतना नहीं कहे, इतना क्यों बोलें कि बिना विचार किए विश्वास मत करिए। इतना कहने के बदले हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, है ना। इतने सारे शब्दों के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दर्शनीय है तो क्या हो जाता, देखने योग्य। यहाँ तो दो ही शब्द हैं, देखिए देखने योग्य, जिसको हम दर्शनीय कहते हैं। जैसे अभी मैंने जो उदाहरण दिया, जैसे बिना विचार किए विश्वास करना, कितने शब्द आ रहे हैं इसमें, इसमें 6 शब्द आ रहे हैं। 6 शब्द के लिए मैंने सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया, अंधविश्वास। इस तरह से अनेक शब्दों के लिए हम अगर एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं तो वाक्यांश के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग करना कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया देखने योग्य। 8th क्वेश्चन, रवि ने राजेश से सहायता मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अब यहाँ पर मुहावरे पूछ रहा है। मुहावरे देखिए, एक तो आपको मुहावरों का अर्थ भी मालूम रहना चाहिए, क्योंकि मुहावरा कभी भी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है ना। मुहावरा जो होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, क्या दिया गया है यहाँ पर, तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना इसका ये मतलब नहीं कि सीधा आप जाकर हाथ से अंगूठा दिखाएं। देखिए अर्थ कुछ और दिखा रहा है। अंगूठा दिखाने का क्या हो रहा है, इनकार करना, है ना, इनकार करना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, 8th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मुहावरे आप पढ़ते रहिए, उनका अर्थ पढ़ते रहिए, उनको वाक्य में प्रयोग करते रहिए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 8th क्वेश्चन देखिए, महापुरुषों ने आजीवन देश की सेवा की, रेखांकित शब्द में उपसर्ग क्या है पहचानना है आपको, है ना।
तो देखिए महापुरुषों ने आजीवन, यहाँ पर आजीवन में हम अगर शब्द मूल शब्द निकाल दें तो क्या होता है जीवन, क्योंकि यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है। अब आपको उपसर्ग की जानकारी रहना, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं और हम मूल शब्द को कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए मैंने जैसे शुरू में कहा, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो वीडियो देखिए, आप बहुत अच्छे से समझेंगे आप उपसर्ग के बारे में। ठीक है, यानी उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के पहले ही लग जाते हैं और शब्द में नया अर्थ पैदा करते हैं, उस शब्द के अर्थ में नया अर्थ लाते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ ज्यादा मैं लिख कर नहीं समझा पाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आजीवन, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ, तो सही ऑप्शन क्या है, आ, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन, मेरी कॉम के सामने कई डैश की माताओं ने अपनी समस्या रखी, रिक्त स्थान के लिए, रिक्त यानी खाली जगह, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो क्या होगा यहाँ, आप एग्जाम में भी सेंटेंस बार बार पढ़ेंगे, जो ऑप्शन दिए गए हैं ना उनको यूज करके, उनको उपयोग करके वहां प्रयोग करिए उस रिक्त स्थान पर, और फिर देखिए कि कौन सा सही होगा। मेरी कॉम के सामने कई बच्चा की माताओं ने, बोल सकते हैं हम बच्चा की माताओं ने, क्योंकि कई बोल रहा है यहाँ पर और यहाँ बच्चा लिखा है ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कई बच्चे की माताओं ने, क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है। कई बच्ची की माताओं ने, ये भी सही नहीं हो रहा है, तो सही क्या है फिर, कई बच्चों की माताओं ने, है ना, तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, भारतवासी घर आए अतिथि का सत्कार करते हैं, डैश नहीं, है ना, हम भारतवासी हैं और जो भी मेहमान, अतिथि यानी मेहमान आता है, हम उनका सत्कार करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द, तो सत्कार का यहाँ पर अब आपको विलोम शब्द ढूंढना है ना, यहाँ नहीं पूछा है विलोम शब्द, आपको समझना है, सत्कार करते हैं डैश नहीं बोलते ही आप समझ जाना। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर विलोम पूछा है, तो सत्कार का विलोम कौन सा है अब आपको देखना पड़ता है ना, तो सत्कार का विलोम कौन सा है यहाँ पर, तिरस्कार, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, वाक्य में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्द है ना। अब पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानना है, मैंने पहली वीडियो में भी समझाया, फिर से मैं आपको बताऊंगी, पुल्लिंग शब्द पहचानना है। देखिए स्त्रीलिंग में तो जहां पर जो शब्द बड़ी ई की मात्रा से या ई की मात्रा से अंत होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, या उनका बहुवचन करते समय चंद्रबिंदु और अम की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग होती है ना। या पुल्लिंग को पहचानने के लिए या स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी मैंने बताई थी, जैसे जो शब्द दिया गया है उसके साथ आप बड़ा या बड़ी जोड़कर पढ़िए। जैसे यहाँ पर मूर्ति बड़ा था कहते हैं या बड़ी थी, मूर्ति बड़ी, ये पुल्लिंग शब्द नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, टोपी, टोपी बड़ी या बड़ा, टोपी बड़ी थी कह रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा बड़ी स्त्रीलिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आपको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा है। चलिए सी ऑप्शन पर चलते हैं, नोक, पेंसिल की नोक छोटी है या बड़ी है, छोटी है, चलिए ये भी क्या हो गया स्त्रीलिंग, तो ये ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि पुल्लिंग पूछा है। अब देखिए कोट,
कोट बड़ा है या बड़ी है? बड़ा है। बटन बड़ा है या बड़ी है ना? बड़ा बड़े की जगह अच्छा अच्छी का प्रयोग कर सकते हैं। कोट अच्छी है या अच्छा? अच्छा पुल्लिंग हो गया आ। बटन अच्छा आ पुल्लिंग हो गया। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ जो पूछा गया है पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th वन। मनुष्य के चारित्रिक गुणों का प्रभाव डैश जीवन पर पड़ता है। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अब देखिए, इससे पहले के जो प्रश्न मैंने समझाया आपको, मैंने उसमें कहा था कि जहां पर रिक्त स्थान दिया गया है ना, वहां पर जिस शब्द का प्रयोग करने से आपको सही वाक्य की पहचान होती है, तो वैस तरह से आप वाक्य को पढ़िए, उस शब्द को रिक्त स्थान पर रख कर पढ़िए। जैसे मनुष्य के चारित्रिक गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, या प्रभाव उनको जीवन पर पड़ता है, या प्रभाव उसका जीवन पर पड़ता है, या उनका जीवन पर पड़ता है। अब फिर से पढ़ेंगे हम। मनुष्य के चारित्रिक गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है ना? उसके जीवन पर पड़ता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। अब आया देखिए यहाँ पर आपको शब्दकोश क्रम में लिखना। शब्दकोश क्रम में लिखना बहुत आसान है। इसके लिए ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने दिया है। कृपया उस वीडियो को देखें आप, ताकि शब्दकोश क्रम को आप अच्छे से समझ सकें। क्योंकि शब्दकोश क्रम में जब हम लिखते हैं तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से वर्ण को विच्छेद किया जाता है, किस शब्द को किस तरह से हम विच्छेद करना है। ये पता होगा तो ही आप शब्द क्रम में, शब्दकोश क्रम में लिख सकते हैं। शब्दकोश यानी डिक्शनरी, कैसा लिखना चाहिए, यानी हिंदी डिक्शनरी में किस प्रकार लिखा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में तो हम अल्फाबेट ए से जो शुरू होते हैं उन शब्दों को देखते हैं, है ना, शुरू में वहां से शुरू करते हैं देखना। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, थोड़ा अंतर है ना। वो अंतर क्या है और हमें कैसे देखना चाहिए, इसके लिए आप वो वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। यहाँ पर मैं बस ऑप्शन सही ऑप्शन बता दूंगी, वो है ऑप्शन सी। ये जो है शब्दकोश क्रम में सही लिखा गया है ना, ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने मेहनत तो बहुत की, डैश भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। देखिए अब फिर पूछ रहा है उपयुक्त यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पूरे समुच्चय बोधक अवयव दिए हैं, है ना। बहुत की, चूंकि भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। बहुत की तो भाग्य ने साथ नहीं किया। मेहनत तो बहुत की तो भाग्य ने साथ नहीं दिया, या मेहनत तो बहुत की क्योंकि भाग्य ने साथ नहीं दिया। ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा फिर? उसने मेहनत तो बहुत की परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। परंतु लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, है ना। किंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। चलिए अभी देखिए 16वां प्रश्न क्या है, 6th क्वेश्चन। चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे ग्राम वासियों का सांस लेना दूभर कर दिया, है ना। रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है यहाँ पर, है ना। समान अर्थ देने वाला शब्द क्या है ना। समान अर्थ क्या होता है? फिर वही दूभर, पर्यायवाची शब्द कह लें यहाँ पर आप। दूभर का इसके लिए हम एक और शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या है? दुर्भाग्य हो सकता है दूभर? नहीं। दोष? नहीं। असमंजस? नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? दूभर होगा। सांस लेना दूभर यानी सांस लेना कठिन होगा, मुश्किल होगा, है ना। तो दूभर का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या होगा? कठिन। तो 16वें प्रश्न का सही जो ऑप्शन है, सही उत्तर जो है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप जानते हैं वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये जरूर देता है। वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको उस शब्द का
अर्थ मालूम होना चाहिए। जब तक आपको अर्थ नहीं मालूम होगा आप उसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप शब्दार्थ जो दिए गए रहते हैं पाठ के पीछे, जो शब्दार्थ दिए रहते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करिए ताकि आपको शब्दों का अर्थ मालूम हो और परीक्षा में वाक्य में प्रयोग करते समय आपसे कोई गलती ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए दायित्व। अब बोलिए दायित्व का अर्थ क्या है? जब आपको दायित्व का अर्थ ही नहीं मालूम होगा तो उसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? दायित्व है जिम्मेदारी, है ना। जब आपको मालूम होगा जिम्मेदारी तो अब आप उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अच्छा पढ़ लिख कर माता पिता का नाम रोशन करना ये हमारा एक प्रकार का दायित्व तो है ना। तो इस तरह से अर्थ मालूम होना चाहिए। सराहनीय, प्रशंसनीय, यानी जो प्रशंसा के योग्य है, सराहनीय है। तो इस तरह से अर्थ मालूम होगा तो ही आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक और प्रश्न पत्र के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।